हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स पे शुभम सर। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जो अपना चैप्टर है उसमें 7th लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 6 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं जिनका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैप्टर काफ़ी डिटेल में चल रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है। पता नहीं, मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। देखो तुमको समझ में भी आ रहा है तो अच्छी बात है, आना तो चाहिए समझ में, ठीक है। पिछला लेक्चर जो किया हमने 6th लेक्चर, उसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स का बात किया था, जो मैं थोड़ा सा तुमको रिवाइज करा देता हूँ जो आज के लेक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया वो ये था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन ऑफ द पेपर से अंदर जा रही है, ऐसे बोर्ड के अंदर जाती हुई फील्ड है, इसमें कोई चार्ज अगर एंटर करता है विद अ वेलोसिटी v, कोई चार्ज अगर q एंटर करता है विद अ वेलोसिटी v, अगर कंसिडर कर लेते हैं चार्ज पॉजिटिव है, तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाती है मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स होता है q v b साइन थीटा, जहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी एंगल 90 है। तो यहाँ साइन 90 1 हो जाएगा और फोर्स का वैल्यू आ जाएगा q v b, ठीक है। अगर थीटा 90 नहीं होता है तो फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा q टाइम्स v क्रॉस b, ठीक है। और ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड इस वैल्यू या इस फॉर्मूले से मिल रहा है, और डायरेक्शन हमको याद है राइट हैंड पाम रूल से मिलता है, या मैजिकल पाम रूल जो मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था। राइट हैंड पाम रूल बोलता है कि अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो और थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब करंट के डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है यानी करंट भी इधर ही है, तो फोर्स ऊपर की तरफ, पाम तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। इतनी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। ये पिछले लेक्चर से इतनी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने बाकी केसेस कंसिडर किए कि ये चार्ज पार्टिकल कौन कौन से तरीके का मोशन कर सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन देखा, सर्कुलर मोशन देखा, हेलिकल मोशन देखा, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो पिछले लेक्चर का पूरा पार्ट है। आज जो हमको करना है दैट इज़ फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब तक हमने एक चार्ज पे फोर्स देखा ना, एक चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है उस पर क्या फोर्स लग रहा है। अब हम एक वायर पे फोर्स देखेंगे। सो इट इज़ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये अपना टास्क है आज फाइंड आउट करने का। देखो फिर से कंसीडर कर लेते हैं, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ऑफ द पेपर में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। इसमें एक वायर ले लेते हैं। लेट्स कंसीडर ये एक वायर है। मैं वायर को थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, जिससे ये वायर, ये उसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। कैसा करंट फ्लो कर रहा है, अपने हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड कर लो, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, जो तुमको सूटेबल लगे। ये सपोज मेरा वायर है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इसमें करंट यहाँ से जाता है I, और यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। फाइन। हमको इस पूरे वायर पे फोर्स निकालना है तो कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। जैसे लेशस से इस वायर का जो लेंथ है वो है L, इस वायर का लेंथ हो गया L। और क्या, और हमको मालूम है कि ये वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे बताओ, जिधर करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू है। अब एक बात बताओ कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से स्पीड से मूव करते हैं। मेरे हिसाब से ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। अगर तुमको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो हमने पिछले चैप्टर में किया है, तुम्हारे HSC बोर्ड वालों के 11th में था ये कॉन्सेप्ट, और CBSE के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसी करंट कैरिंग वायर में ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करता है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, इतना हमको पता है। तो हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं,
तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालूं और ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को किसी ना किसी तरीके से पूरे वायर पे फोर्स मिल ही जाएगा। ठीक है, ज़रा ध्यान दो, अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालता हूं, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इनसाइड द वायर या थ्रू द वायर, करंट है तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना, तो वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस पे जो फोर्स है उसको मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाइम्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड। अभी लिखा था ना फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ई, वी क्या है ड्रिफ्ट स्पीड, कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा में थीटा एंगल है बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जरा ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट स्पीड किधर है, ड्रिफ्ट स्पीड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल तो 90 ही होने वाला है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। हम देखो ध्यान से, ये जो फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे है, ऐसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, तो ऐसे टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, मैं इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन करूँगा। मेरे को मालूम है कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है, देखो ध्यान से, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है, सिंस ड्रिफ्ट स्पीड विल बी गिवन बाय लेंथ ऑफ द वायर पर यूनिट टाइम, बोलो हाँ या ना, बोलो। ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है इसको मैं लेंथ पर यूनिट टाइम ले सकता हूँ कि नहीं, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही तो स्पीड बोलते हैं ना। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन टी टाइम में मूव करता है पूरे वायर में, या टी टाइम में वायर को यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड हो जाएगा। और एक चीज़ मेरे को मालूम है कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, बोलो हाँ या ना, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, टोटल कितना चार्ज है इसमें, टोटल एन ई चार्ज है, सो एन ई बाई टी या क्यू बाई टी। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन करूं तो देखो ध्यान से क्या आएगा, यहाँ से t में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, यहाँ से i और t में यहाँ से निकालूं तो t क्या हो जाएगा, एन ई बाई आई। यहाँ मैं ड्रिफ्ट स्पीड में सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो देखो ड्रिफ्ट स्पीड क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगा l अपॉन एन ई टाइम्स आई। बोलो समझ में आया, एल आई अपॉन एन ई। इज दिस क्लियर? ठीक है, देखो तो ये फोर्स ऑन सिंगल वायर था, सो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई वी डी बी साइन थीटा। अरे एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पूरे वायर में, n इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। बस अब ये ड्रिफ्ट स्पीड को यहाँ से उठा के सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ, सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, एन ई ऐसे ही रहेगा, ड्रिफ्ट स्पीड की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एल आई अपॉन एन ई। इज दैट क्लियर? फिर बी साइन थीटा। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एन ई कैंसिल होता है, हमको मिलता है आई एल बी साइन थीटा। ये आ गया फोर्स का वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। सिंपल सा फॉर्मूला है आई एल बी साइन थीटा, जहां पे आई है करंट इन द वायर, एल है लेंथ ऑफ द वायर, बी है मैग्नेटिक फील्ड, और इस बार थीटा जो है वो थीटा एल और बी में एंगल है, एल और बी में एंगल है, मतलब वायर को मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे रखा है। जरा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर ऐसे रखा है, यानी 90 डिग्री पे रखा है। तो यहाँ पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के हिसाब से अगर मैं फोर्स वेक्टोरिकली लिखूं तो ये हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में फ़र्क क्या है, यहाँ स्पीड के टर्म्स में इक्वेशन था, या ये स्पीड के टर्म्स में हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, यहाँ लेंथ के टर्म्स में फोर्स निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायर का लेंथ हमको दिया होगा ना। अरे बोलेगा 1 मीटर का वायर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इतने इतने मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स आई एल बी होगा। समझ में आया? यहाँ पे थीटा याद रखना, थीटा इज एंगल
at which the wire is placed in magnetic field। तो एक रैंडम केस लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, ये एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ नोट डाउन कर लो यहाँ पे। फिर हम लोग एक जनरल केस लिख लेते हैं। जनरल केस मतलब कोई जनरली किसी एंगल पे वायर रख के हम लोग देखते हैं क्या आएगा फोर्स। ये यहाँ पे पार्ट रफ करूँ क्या? नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलो मैं रफ कर रहा हूँ ये पार्ट, ठीक है। देखो जनरल केस, इसका मीनिंग क्या है? जनरल केस का मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B, और इसमें ये एक वायर हमने ऐसे रखा हुआ है, ये वायर है अपना लाइक दिस, ठीक है। और ये वायर का लेंथ हमको पता है, और हमको ये पता है कि ये वायर को हमने, ये वायर है, हमको ये पता है कि ये वायर को हमने थीटा एंगल पे रखा है मैग्नेटिक फील्ड से। ध्यान से देखो, ये वायर का लेंथ है। इट डजेंट मैटर वायर में करंट कैसे है, लेट्स जस्ट कंसिडर कर लेते हैं वायर में करंट अभी इस तरफ चल रहा है I। तो ये हो गया फोर्स, सॉरी ये हो गया करंट का डायरेक्शन। अब हमको अगर फोर्स चाहिए तो फोर्स हो जाएगा ILB साइन थीटा। अगर डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से राइट हैंड पाम रूल ही यूज हो जाएगा। देखो राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है? ऑल द 4 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी यहाँ पे देखो फोर्स किधर आ रहा है, यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। बोलो समझ में आया? ये आया फोर्स का डायरेक्शन। या अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही चीज़ अप्लाई करो, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो करंट यहाँ, तो फोर्स ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर। तो हमने फोर्स कहाँ निकाला? सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ही तो फोर्स निकाला ना हमने। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऊपर, तो पूरे वायर पे फोर्स ऊपर। समझा? तो ये पूरा वायर ऊपर की तरफ मूव करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया इस तरीके से। ये वाला केस देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ये थंब किधर, करंट के डायरेक्शन में थंब, तो फोर्स किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, पाम जहाँ है। तो यानी ये वाला वायर अंदर की तरफ पुल होगा। बात समझ में आई? यहीं करंट को मैं उल्टा कर दूं तो बाहर की तरफ। ठीक है, समझ में आया या नहीं? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये स्ट्रेट वायर के लिए डेरिवेशन था। ध्यान से एक एक चीज़ देख के लिख लेना। क्या क्या करना होता है देख लो। पहले हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं, फिर ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे वायर पे फोर्स मिल गया। अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में फोर्स ये आता है जिसमें ड्रिफ्ट स्पीड को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? हमको मालूम है ड्रिफ्ट स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन? लेंथ ऑफ वायर ना, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। कितने टाइम में? t टाइम में। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टाइम। टोटल चार्ज क्या है? n इंटू ई अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम का एक्सप्रेशन निकाला, उसको ड्रिफ्ट स्पीड में सब्स्टिट्यूट किया और फिर ड्रिफ्ट स्पीड को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो हमको फॉर्मूला मिल गया ILB। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ से कुछ स्पेशल कंक्लूजन्स आते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। अगर L और B पैरेलल हो जाएं, यानी थीटा 0 हो जाए, या L और B एंटी पैरेलल हो जाएं, यानी थीटा 180 हो जाए, तो फोर्स 0 आ जाएगा। यानी अगर मैं वायर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दूं या डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड में रख दूं तो फोर्स 0 हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कितना करंट है उसमें, करंट कितना भी हो, बस वायर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दो या मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में रख दो ऐसे, तो फोर्स 0 हो जाएगा। नो फोर्स एट ऑल। समझा? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन केस ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अब हम देखेंगे एक जनरल फार्मूला जो किसी आर्बिट्ररी शेप के वायर के लिए होगा। देखो यहाँ जो शेप है वो बहुत स्पेसिफिक था, स्ट्रेट वायर था। हमेशा स्ट्रेट वायर थोड़ी होगा, शेप कुछ भी हो सकता है ना वायर का। तो कोई आर्बिट्ररी शेप का अगर वायर है मेरे पास, तो उस पर कैसे फोर्स लगता है या उस पर फोर्स की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो तुमको बता दूं मैं। फोर्स ऑन एन आर्बिट्ररी या इर्रेगुलर शेप्ड करंट कैरिंग वायर। ठीक है, कोई आर्बिट्ररी शेप्ड करंट कैरिंग वायर है तो इस पे कैसे फोर्स लगेगा।
केस है, ये सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसमें एक आर्बिट्ररी शेप का वायर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज ये मेरा एक आर्बिट्ररी शेप का वायर है, ये एक आर्बिट्ररी शेप का वायर हो गया मेरा, ठीक है। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से करंट यहाँ से जा रहा है I और यहाँ से निकल रहा है करंट I, ठीक है, मतलब ये पूरे वायर में करंट है। फिर क्या लॉजिक लगाएंगे, देखो हमको मालूम है स्ट्रेट वायर का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट वायर का फोर्स होता है ILB साइन थीटा, या वेक्टोरिकली ये फोर्स होता है IL क्रॉस B, राइट। अभी जस्ट डिराइव किया ना। तो हम क्या करेंगे मालूम है, हम इस वायर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे जो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये छोटा सा पार्ट जो है वायर का, जिसका लेंथ कुछ लेसेस से मैं बोलता हूँ DL है। तो ये छोटा सा DL लेंथ वायर का एक स्ट्रेट वायर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इस छोटे से वायर पे फोर्स ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ वायर विल बी, इसको मैं बोलता हूँ छोटा सा फोर्स DF। दिस विल बी I, छोटे से पार्ट में भी करंट तो I ही होगा ना, तो I DL क्रॉस B। तो ये छोटा सा फोर्स आ गया ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर। अब मुझे टोटल फोर्स निकालना है पूरे वायर पे, तो क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन द होल वायर, ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू इंटीग्रल DF, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रल I DL क्रॉस B, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो ये इंटीग्रेशन अपने को पूरे लेंथ ऑफ द वायर पे करना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ज़रा ध्यान से देखो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या क्या है, I कांस्टेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो जो F का फॉर्मूला है उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, I टाइम्स इंटीग्रल DL, ध्यान दो इंटीग्रल DL ओवर द होल लेंथ, और ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये एक ब्रैकेट में अलग से रखो और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाए, तो I इंटीग्रल DL क्रॉस B। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं I और B को साथ में लिख देते हो जब दोनों कांस्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो तुम B को DL के इस साइड नहीं लिख सकते। A क्रॉस B इज नॉट सेम एज B क्रॉस A, यानी DL क्रॉस B को B क्रॉस DL नहीं लिखा जा सकता है, उससे उल्टा हो जाता है डायरेक्शन ही। तो ये जो फोर्स का जनरल फॉर्मूला है ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड फोर्स ऑन एन आर्बिट्ररी शेप्ड वायर। कोई आर्बिट्ररी शेप का वायर है तो हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं वायर का, जिसको स्ट्रेट वायर कंसिडर करके फोर्स निकालते हैं, और फिर टोटल फोर्स के लिए हम पूरे वायर पे इंटीग्रेशन करते हैं DL वेक्टर का। बात समझ में आ गई, बोलो। पूरे DL वेक्टर का इंटीग्रेशन कर देते हैं वायर पे, ठीक है। और याद रखना ये जो इंटीग्रेशन है ये वेक्टर इंटीग्रेशन है, यानी डायरेक्शन के हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो जो DL वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा होगा और जो DL वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करेंगे। तो ये थोड़ा वेक्टोरिकली ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो इसलिए मैं उतना डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, बट इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मैं तुमको बता देता हूँ, जिससे ये जो इंटीग्रल DL है दिस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैं तुमको बता देता हूँ क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे मेरे पास ये एक आर्बिट्ररी शेप का ऐसा वायर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी इसके दोनों एंड्स में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर शेप का वायर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। ज़रा ध्यान से देखो, ये डायमीटर के इक्वल है, समझा। जैसे मेरे पास ये एक वायर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। वही तो डेफिनेशन है ना डिस्प्लेसमेंट का। अरे हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट का वही तो डेफिनेशन है। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
अब तुम सोचो यहीं पे एक क्लोज शेप का वायर लिया जाए, यहीं पे एक क्लोज्ड शेप का वायर लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? बोलो कितना होगा? ये मेरे पास एक क्लोज्ड शेप का वायर है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट तो फाइनली मेरे को वापस इसी पॉइंट पे आना है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0। यहाँ देखो ये एक क्लोज शेप सर्कुलर वायर, इसमें एक करंट है। ऑफ कोर्स ये सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये बात ध्यान रखना, ये सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, ठीक है। सब में करंट है आई आई आई, यहाँ भी करंट है आई। ज़रा ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं निकालूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि यहाँ कितना आ रहा है? 0। ये मीनिंग है वेक्टर एडिशन का, या ये मीनिंग है वेक्टर इंटीग्रेशन का। चलो ग्रेविटी अपना काम करते हुए मार्कर को खींच ले रही है नीचे, पर तुम पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई करते रहना, हो सकता है तुम्हारा बुक वगैरह भी खींचे ग्रेविटी नीचे। तो ये बात याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लोज शेप के लिए 0 होता है। तो जैसे ही हम अपने पास क्लोज शेप वायर्स आएंगे ना, फोर्स ऑन अ क्लोज्ड करंट कैरिंग वायर, तो वो हमेशा 0 होगा, हमेशा 0। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फोर्स ऑन अ क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके तुमको समझा देता हूँ। देखो जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B, और इसमें एक लूप हम ले लेते हैं। सपोज जैसे ये एक स्क्वायर लूप या एक रेक्टेंगुलर लूप मैं ले लेता हूँ, इसमें एक करंट है। तो देखो होगा क्या, ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इस वायर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये वाले पार्ट पे जो फोर्स लगेगा वो किधर आएगा? करंट इधर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ। इस वाले पार्ट पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स ऊपर की तरफ, यानी यहाँ चला गया फोर्स ऊपर की तरफ। वैसे इस वाले पार्ट में देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स बाहर की तरफ, इस पे आ गया फोर्स बाहर की तरफ, और क्लियरली समझ में आ रहा है इस पे आ गया फोर्स इधर। तो देखो इस वाले पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स इस वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ। अरे दोनों का लेंथ सेम है, और फोर्स तुमने अभी देखा, फोर्स क्या है? फोर्स है ILB साइन थीटा ना। तो I और B सेम है, लेंथ भी सेम है ना, इसका लेंथ और इसका लेंथ तो सेम है, इसका लेंथ और इसका लेंथ तो सेम है ना। तो ये ILB नीचे की तरफ, ये ILB ऊपर की तरफ, कैंसल आउट करके 0 फोर्स। ये ILB इधर की तरफ, ये ILB इधर की तरफ, कैंसल आउट करके 0 फोर्स। दिस इज हाउ क्लोज शेप पे फोर्स तुमको 0 मिलेगा। तो ये बात याद रखना, जब भी क्लोज शेप का वायर है तुम्हारे पास, क्लोज शेप का लूप है, ये सिर्फ इसमें नहीं, सर्कल में भी होगा, कोई भी शेप। जैसे एग्जांपल के लिए मैं चलो ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया ना। मैं यहीं और एक एग्जांपल बनाता हूँ, सर्कुलर लूप ले लेते हैं। ये वायर, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये इसमें एक सर्कुलर लूप, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ मैं करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो फोर्स इधर, यानी फोर्स यहाँ है। वही करंट यहाँ पे इस साइड चल रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स इधर, यानी इसके ऑपोजिट। तो वैसे यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स, यहाँ, यानी टोटल फोर्स हमेशा 0 रहेगा। टोटल फोर्स हमेशा 0 रहेगा। पर किसी एक पार्ट पे तुमको फोर्स पूछा, जैसे बोला ये वाले पार्ट पे, तो मुंह उठा के 0 मत बोल दो। इस वाले पार्ट पे तो फोर्स है ना इस डायरेक्शन में, पूरे लूप पे टोटल फोर्स 0 है, ये याद रखो। पूरे लूप पे टोटल फोर्स 0 है। सो फोर्स ऑन अ क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एज अ नोट, याद रखना, इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये एज अ नोट याद रखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज़ होता है, बार बार यूज़ होगा। आगे जब हम टॉर्क का एक्सप्रेशन करेंगे या टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे तभी भी ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो इतना। फिर इसके बाद हम 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स में फोर्स निकालते हैं। ठीक है, अभी तो एक वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख के फोर्स निकाल रहे थे, अब हम 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स लेंगे, उनके बीच में एक दूसरे की वजह से कितना फोर्स है वो निकालेंगे। ये नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिया था, ये हेडिंग पढ़ो,
फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स, यानी दो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स हैं जो पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे से, उनके बीच में क्या फोर्स होता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखना ज़रा, डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, बोर्ड्स में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, चाहे तुम्हारा CBSE बोर्ड हो चाहे तुम्हारा महाराष्ट्र बोर्ड हो, बोर्ड्स में इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा तुमको मिलेंगे इस पर, तो देख लो कैसे डिराइव करना है। जैसे ये मेरे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो गया, जिससे इसमें करंट है, इसमें करंट कंसिडर कर लेते हैं I1 जो ऊपर की तरफ जा रहा है। एक दूसरा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ले लेते हैं जिसमें भी करंट है, और ये करंट जिससे ये भी करंट ऊपर की तरफ ही जा रहा है I2। हम देखेंगे करंट अगर अलग अलग डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या चेंज होगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, और ये वायर का लेंथ हमको नहीं पता है क्योंकि वायर कैसा है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो लेंथ हमको नहीं पता होगा। नीचे भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ऊपर भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। एक चीज़ हमको पता है या एक चीज़ हमको दिया हुआ होगा कि दोनों वायर्स, जो सेपरेशन है दोनों वायर्स के बीच में, वो सेपरेशन लेट्स से D है, ठीक है। D इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स। ये दोनों वायर्स D डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब पहले बात तो ये समझो कि दोनों वायर्स में फोर्स ही क्यों होगा। एक बार समझ में आ जाए कि फोर्स क्यों होगा, तब देखते हैं कि फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव वगैरह वगैरह। पहले समझो फोर्स क्यों होगा। फोर्स इसलिए होगा क्योंकि हमको मालूम है करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। हाँ, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जैसे ये करंट हो गया इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ रहा है, ये करंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर के लिए किधर होगा, इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, यस और नो। इसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वन। अब देखो ये क्या हो गया, ये जो वायर है सेकेंड वायर, कैन आई से दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो गया जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और हमको मालूम है कोई अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है। यानी ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये वाला वायर फर्स्ट वाला, वो सेकंड पे फोर्स लगाएगा। वैसे ही सेकंड वाला वायर जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जरा ध्यान से देखो, सेकंड वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर के लिए किधर है, आउटवर्ड। तो सेकंड वाले वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है। तो कहना इससे ये जो फर्स्ट वाला वायर है ये भी करंट कैरिंग वायर हो गया प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये वाले वायर पे भी फोर्स लगेगा। दिस इज हाउ टू वायर्स विल अप्लाई फोर्सेज ऑन ईच अदर। पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर पे फोर्स लगाएगी, दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये म्यूचुअल फोर्स है, और क्लियरली न्यूटन्स लॉ के हिसाब से जाओगे तो इस वाले पे जो फोर्स फर्स्ट वाला वायर लगाएगा उतना ही फोर्स इस वाले पे ये सेकंड वाला वायर लगाएगा। अरे एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना। ज़रा देख लो कितना फोर्स होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये करंट इधर, तो फोर्स किधर आ रहा है, इधर। ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये करंट ऊपर, तो फोर्स किधर जा रहा है, अंदर। यानी ये जो फर्स्ट वाला वायर है, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इधर की तरफ है। वहीं पे दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1, ये इधर की तरफ है। यानी ये दोनों फोर्सेस क्या बना रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बना रहे हैं। यानी ये दोनों फोर्सेस मिला के ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमको मालूम है फोर्स का वैल्यू कितना होगा। फोर्स का वैल्यू हमको मालूम है, फोर्स होता है ILB। तो पहले मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी B1 और B2, तो B1 और B2 निकाल लेते हैं, फिर फोर्स मिल जाएगा। B1 बताओ कितना होगा। B1 हमको मालूम है कि B1 का जो वैल्यू होता है, कैन आई से दिस इज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर जिससे D डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अगर तुमको याद हो, कोई अगर इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर होता है, उससे R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बायो सावर्ट्स लॉ यूज़ करके हमने डिराइव किया हुआ है ये, वो मैग्नेटिक फील्ड आती है μ0I अपॉन 2πr। ये सेकेंड लेक्चर में डिराइव किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बोला था ये फॉर्मूला बाय हार्ट रखना। तो B1 जो I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू हो जाएगी μ0I1 अपॉन 2πd। बोलो हाँ या ना, ये सुन नो, 2πd। अरे D डिस्टेंस पे फील्ड निकाल रहे हैं ना हम लोग। वैसे ही B2 अगर मैं निकालूँ तो B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा μ0I2 अपॉन 2πd।
यस और नो? इसको मैं एक जनरल फॉर्म में रखता हूँ, ध्यान से देखो। इसको मैं फॉर्म लेता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का फॉर्म, तो ये हो जाएगा 2I1/d। अरे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, वहीं पे इसको मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई बनाऊँ तो ये हो जाएगा 2I2/d। ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड्स मिल गई है। अब मैं फोर्स निकालता हूँ, देखो ध्यान से। मेरे को मालूम है सिंस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू फर्स्ट वाले वायर पे सेकेंड वाले के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से फोर्स क्या आएगा, तो फोर्स हमको मालूम है होता है करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द वायर। ज़रा ध्यान से देखो, ये वायर इन्फिनेटली लॉन्ग है, ये वायर इन्फिनेटली लॉन्ग है ना, तो हम क्या करेंगे मालूम है, हम एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करेंगे इस वायर का। लेट्स जिससे L लेंथ का सेक्शन कंसिडर करते हैं, तो हम L लेंथ पे फोर्स निकालेंगे। तो हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान दो, हम लोग निकाल रहे हैं सिंस फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर विल बी, कितना हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो जाएगा I1L/B2। अरे B2 की फील्ड है ना, ये वाली फील्ड इस वाले वायर पे फोर्स लगाएगी। सब्स्टिट्यूशन करो, कितना आएगा I1L, B2 का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/d। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/d टाइम्स L। बोलो समझ में आया? ये म्यू नॉट बाई 4 पाई पहले रखा, 2I1I2, सॉरी I2 की मैग्नेटिक फील्ड में I2 आएगा ना, दिख रहा है, I2/d। सो I1I2/d इंटू L। ये मेरे को फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू 2 मिल गया, बट ये सिर्फ L लेंथ के लिए मिला है। तो अब यहाँ से मैं एक फॉर्मूला निकाल रहा हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि कितना आएगा, जो कि आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/d। यानी L लेंथ के ऊपर फोर्स जो आता है वो ये होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/d। तो ये फर्स्ट वायर के यूनिट लेंथ पे फोर्स हमको मिल चुका है। वैसे सेकंड वायर के यूनिट लेंथ पे फोर्स न्यूटन्स लॉ के हिसाब से लिखोगे तो क्लियरली मालूम है इतना ही होगा, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। या अगर यूज़ करना है सिमिलरली, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी I2L इंटू B1। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, I2 इंटू L, B1 कितना है, B1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/d। फिर से F21 पर यूनिट लेंथ अगर मैं निकालूँ फोर्स ऑन सेकेंड वायर, तो वो कितना आ जाएगा, तो वो सो देयरफॉर F21 पर यूनिट लेंथ वो भी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/d। बोलो समझ में आया? इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन है टूवर्ड्स, ये 1 वाले पे फोर्स है ना, 1 वाले पे फोर्स किधर है, टूवर्ड्स I2 या टूवर्ड्स वायर 2, और इस पे जो फोर्स है वो किधर है, वो टूवर्ड्स वायर 1। तो यहाँ से कंक्लूजन्स कुछ देखो। कंक्लूजन ये है कि पहले वायर को दूसरा वायर अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरे वायर को पहला वायर अपनी तरफ खींच रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन पेयर फॉर्म होने की वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्स फॉर्म होगा। यानी दो वायर्स जब सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे थे तो अट्रैक्ट कर रहे थे, वही डायरेक्शन में उल्टा कर दूँ करंट का तो भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ ले लेता हूँ तो देखो इस वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अब इधर इनवर्ड बनेगी और इस वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अब आउटवर्ड बनेगी। यानी इस पे जो फोर्स होगा वो देखो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स इधर। इस वाले पे जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इधर। ध्यान से देखो, हाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई, करंट किधर है, नीचे की तरफ ऐसे, तो फोर्स इधर।
तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो ओवरऑल कैसा फोर्स बना, अट्रैक्टिव। अब थोड़ा इसको है ना एकदम ही सिंपल तरीके से मैं तुमको बताता हूँ। सिंपल मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता देता हूँ, कभी भूलेगा नहीं। ज़रा ध्यान से देखो, ये जो करंट की वजह से फील्ड बन रही है, कौन सी फील्ड बन रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, तो कौन सा पोल बन रहा है यहाँ पे, साउथ पोल। हाँ, अरे फील्ड लाइंस जब अंदर जाती हैं तो पोल कौन सा बनता है, साउथ पोल। यानी ये वाले वायर की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका साउथ पोल है यहाँ। वैसे इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। कहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आती है, नॉर्थ पोल से। यानी यहाँ नॉर्थ पोल बना है और यहाँ साउथ पोल बना है। हमको मालूम है दोनों पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। अरे अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं ना, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, मालूम है कि नहीं। तो रिपेल कब करेंगे, रिपेल तब करेंगे जब ये करंट का डायरेक्शन में स्विच कर दूं, यानी एक में करंट ऊपर दूसरे में करंट नीचे, तब देखो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पहले वाले की, तो इधर बना साउथ पोल। वहीं पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब करंट नीचे है तो यहाँ भी क्या बनेगा, साउथ पोल। साउथ साउथ क्या करते हैं, रिपेल। तो यहाँ से कंक्लूजन्स जो मिल रहे हैं उसको हम एक जगह नोट डाउन करते हुए चलते हैं। देखो ध्यान से, क्या नोट डाउन करेंगे, ये पहले लिख लो, ये पहले लिख लो, फिर मैं एक जगह पे कंक्लूजन लिख देता हूँ, फिर आज का अपना लेक्चर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, यहाँ मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, देखो। सो टू पैरेलल wires carrying current in same direction attract each other, and carrying current in opposite direction repel each other। मार्कर का आवाज़ बहुत आ रहा है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना। एमसीक्यू में मिल जाएगा कहीं क्वेश्चन इस पे, 1 मार्क में मिल जाएगा बोर्ड में क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है इस इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। और न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पे ज़्यादा आते हैं, तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, यानी अगर तुम F12 और F21 को वेक्टोरिकली लिखोगे तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अरे दोनों फोर्सेस एक दूसरे के कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे ना, इस वाले में भी और रिपेल करने वाले केस में भी। अरे रिपेल करने वाले केस में फोर्सेस कैसे जाएंगे, ये एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो अभी भी तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट ही होते हैं बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द फोर्स पार्ट। फोर्स पार्ट मतलब दिस इज ऑल फॉर द फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पार्ट। करंट कैरिंग वायर में जितना फोर्स का पार्ट होता है ये हमने कर लिया है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम टॉर्क का पार्ट लेके आएंगे, जो करंट कैरिंग वायर पे लूप पे टॉर्क लगता है वो क्या होता है। तो आज के लेक्चर में जो भी किया है सब एक साथ अच्छे से नोट डाउन करके नोट्स में रखो अपने पास। डिटेल में एक एक चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, तो डिटेल में तुम भी पढ़ाई करो, 12th का पढ़ाई सीरियसली करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ठीक है, चलो IPL चल रहा है, IPL देखो, एंजॉय करो और पढ़ाई भी करते रहो साथ में। छुट्टी हो गई है तो IPL भी देखना ज़रूरी है, कोई बात नहीं। मुझे बताना कमेंट्स में कौन सी टीम सपोर्ट कर रहे हो इस बार। एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ डाउट रहेगा तो वो कमेंट्स में बताओ, ज़रूरी कमेंट वो है, कुछ डाउट रहेगा तो वो बताओ, बाकी बातें तो होती रहती हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।